ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रेडिकल केमिस्ट्री को। जिन लोगों को नहीं पता है, इससे पहले हमारा एक वीडियो आ रखा है पहले रेडिकल केमिस्ट्री के ऊपर, उसका नाम है रेडिकल केमिस्ट्री पार्ट 1। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम उस वीडियो के आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था रेडिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में। वहाँ पे हमने बात किया था कि हमारे पास रेडिकल बनता कैसे, कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने बात किया था फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में, जो आपके पास बेसिकली एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। वहाँ पे हमने देखा था कि फोटो हैलोजिनेशन में हमारे पास उस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, उसका थीम क्या होता है, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात किया था जो हमारे पास था नंबर ऑफ मोनो हैलो डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में उससे आगे की कहानी पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं एक काम करता हूं, आपको लास्ट लेक्चर का थीम रिवाइज करा देता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था फोटो हैलोजिनेशन के बारे में। ये जो आपके पास फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है ना, इसे हम एक और नाम से कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका थीम बहुत सिंपल था। यहाँ पे आपके पास एक एल्केन था, यहाँ पे आप डालते थे हैलोजन, और यहाँ पे आप डिफ्यूज सनलाइट का प्रेजेंस रखते थे। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड बनता था, और ये रिएक्शन आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता था, राइट। एच म्यू का मतलब क्या होता है? एच म्यू का आपके पास मतलब होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट। हमने ये भी बात किया था ये रिएक्शन तभी काम करेगा जब आपका हैलोजन या तो क्लोरीन हो या तो ब्रोमीन हो। अब एक चीज़ देखो यार, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ब्रोमिनेशन के बारे में, इसका मतलब हमारा हैलोजन यहाँ पे ब्रोमीन है। तो अगर यहाँ पे आपके पास ब्रोमिनेशन के केस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हो फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन से, तो आप कैसे डिसाइड करोगे उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स में से आपका कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा मेजर प्रोडक्ट का? तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में आप आराम से कह सकते हो कि जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा ना, वो आपका स्टेबल रेडिकल वाला होगा। जिस प्रोडक्ट में आपके पास स्टेबल रेडिकल बनेगा वो प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ब्रोमिनेशन के मेजॉरिटी केसेस में आप डायरेक्टली कह सकते हो जिस प्रोडक्ट में आपके पास स्टेबल रेडिकल बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मानो हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है आइसोब्यूटेन। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। इसका नाम हमारे पास है आइसोब्यूटेन। अब मैं इसके ऊपर परफॉर्म करवाता हूँ मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन। सवाल है यहाँ पे आपके पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट का थीम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। आपको पता है यहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सवाल है यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट क्यों बनेंगे?
क्योंकि देखो ये जो आपके पास रिएक्शन होता है फोटो हैलोजिनेशन, वो आपके पास एक टाइप का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के जगह पे हैलोजन आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अगर आप अपने सबस्ट्रेट को ध्यान से देखोगे, आपके सबस्ट्रेट में 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हमारे पास प्रेजेंट है 1 डिग्री हाइड्रोजन, और एक हमारे पास प्रेजेंट है 3 डिग्री हाइड्रोजन। हमारे पास जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसे बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसे बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर आप देखोगे, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, तो यहाँ पे हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9 नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास 9 है, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास 1 है। तो आपको पता है ये जो आपका रिएक्शन है रेडिकल मैकेनिज्म जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप ऑफ रेडिकल बनने का पॉसिबिलिटी है। एक आपके पास बनेगा 3 डिग्री रेडिकल जो आपके पास स्टेबल होता है, और एक आपके पास बनेगा 1 डिग्री रेडिकल जो आपके पास लेस स्टेबल होता है। आपको पता है कि आपके 3 डिग्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? और आपको पता है आपके 1 डिग्री रेडिकल के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपका यहाँ पे काम क्या है, आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि यहाँ पे जो आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो मैंने क्या बोला, कभी भी आपके पास ब्रोमिनेशन हो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। ब्रोमिनेशन के मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे कि जो आपका स्टेबल रेडिकल के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेबल रेडिकल के थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला है, तो इसे बोलेंगे मेजर, इसे बोलेंगे माइनर। तो ब्रोमिनेशन में आपके पास कहानी काफ़ी आसान थी, लेकिन इतनी आसान कहानी आपके पास क्लोरीनेशन में नहीं होती है। मानो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, आप यहाँ पे करवाते हो मोनोक्लोरिनेशन, एकदम सेम थीम होगा। यहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा 2 प्रोडक्ट? देखो, एक तो आपके पास बनेगा 3 डिग्री हैलाइड, इसे ए बोलते हैं। एक आपके पास बनेगा 1 डिग्री हैलाइड, इसे बी बोलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिएक्टिविटी फैक्टर का। देखो हमारे पास क्लोरीनेशन के केस में क्या होता है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी फैक्टर 1 होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी फैक्टर 3.8 होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी फैक्टर कितना होता है? 5 होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप निकालते हो हर एक प्रोडक्ट का रिलेटिव अमाउंट। ये आपके पास क्या हो जाता है? रिएक्टिविटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे
relative amount RA is equal to reactivity factor RF into probability factor PF। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? अभी बताया था 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, जो आपके 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जिस केस में नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 हो। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो आपका नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 3 + 3 6 + 3 9। और आपका नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1। ठीक है, जब आपका यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन आके लगता है तब प्रोडक्ट ए बनता है, और जब आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन आके लगता है तब आपका प्रोडक्ट बी बनता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा प्रोडक्ट ए के बारे में, यहाँ पे हेडिंग डालो, प्रोडक्ट ए के बारे में बात करें, तो प्रोडक्ट ए आपके पास क्या है? ये आपके पास 3 डिग्री हैलाइड है। इसका मतलब हुआ क्या है, आपके 3 डिग्री हाइड्रोजन के जगह पे आके हैलोजन लगाए, मतलब कि क्लोरीन लगाए। सबसे पहले अगर मैं पूछूँ इस प्रोडक्ट के लिए आपके पास रिएक्टिविटी फैक्टर कितना होगा, तो आपको पता है प्रोडक्ट ए कैसे बनेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद बनेगा, और आपके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी फैक्टर कितना होता है? 5। अगर मैं पूछूँ प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा, तो आप देखोगे आपके पास मॉलिक्यूल में, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन अवेलेबल है जिसको सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन अवेलेबल है जिसको सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब रिलेटिव अमाउंट क्या होता है? रिएक्टिविटी फैक्टर इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये आपके पास 5 × 1 मतलब कि 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्ट बी के बारे में, जो आपके पास 1 डिग्री हैलाइड है। इसके केस में हमारे पास रिएक्टिविटी फैक्टर कितना आएगा? देखो 1 डिग्री हैलाइड में आप 1 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हैलोजन लगाओगे, मतलब क्लोरीन लगाओगे, तो रिएक्टिविटी फैक्टर कितना है? 1 है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है? 9 है। रिलेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा? रिएक्टिविटी फैक्टर इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर 9 × 1 = 9। ठीक है, अब देखो अगर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट ए, तो ये कैसे आएगा? आपके पास ए का कितना रिलेटिव अमाउंट आया अपॉन टोटल रिलेटिव अमाउंट। इसका मतलब रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए प्लस रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी इंटू 100। तो आपके पास रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए कितना है? 5 है, अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए प्लस रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी कितना है? 9 है, इंटू 100। ये आ जाएगा 5/14 इंटू 100। ये आ जाएगा 500/14। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, आप देख पा रहे हो? देखो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है। 14 3 42 होता है ना, यहाँ पे 80 आएगा, और 14 5 से कितना होता है? 70 होता है ना, 10 आएगा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करना चाहे तो 35% ही मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट बी, ये आपके पास हो जाएगा रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन टोटल रिलेटिव अमाउंट। इसका मतलब रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए प्लस रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी
इंटू 100, तो आपके पास रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 9 है, अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 5, रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 100 कितना आ रहा है, 9 अपॉन 14 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 900 अपॉन 14। वापस कैलकुलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो 14 इंटू 7 कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा ये ना, तो 14 इंटू 6 जाएगा, 6 इंटू 4 24, 2 कैरी, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 8, ये 60 आएगा। 14 4 से कितना होता है, 56 होता है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 64% आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बी का जो परसेंटेज आया 64% और इसका लगभग 36%, तो यहाँ पे आपका मेजर बन गया 1 डिग्री वाला और माइनर बन गया 3 डिग्री वाला। तो ब्रोमिनेशन के केस में आप डायरेक्टली कह सकते हो मेजर कौन सा होगा, जिसमें आपके पास स्टेबल रेडिकल बनेगा, लेकिन क्लोरीनेशन के केस में आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। ये जो आपके रिएक्टिविटी फैक्टर का वैल्यू है आपको याद करना पड़ेगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि भाई साहब आपको रिएक्टिविटी फैक्टर का ऐसा वैल्यू लेना है, ये मेथड का इस्तेमाल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। खाली आपके पास ये मॉलिक्यूल गिवन होगा, एरो दिया होगा, रिएजेंट लिखा होगा और आपको बोला होगा व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको खुद को क्लिक करना चाहिए कि क्लोरीनेशन मतलब हम लोग को कैलकुलेशन को परफॉर्म करके देखना होगा, एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा ये सब। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। तो हमने फोटो हैलोजिनेशन के ऊपर काफ़ी सारी बात कर ली। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास कौन से रिएक्शंस में रेडिकल बनेगा, उसमें हमने सबसे पहले बात की फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में। अगला हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हम लोग को मेज़ में काफ़ी दिखता है, जिसमें हमारे पास रेडिकल बनता है, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेडिंग डालो वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन का आपके पास थीम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वुड्स रिएक्शन का सिंपल सा थीम होता है, यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है, इसके ऊपर आप डालते हो सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ऐसा करने से आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन होता है। देखो वुड्स रिएक्शन में भी हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक चीज़ समझो, ये जो हमारे पास वुड्स रिएक्शन है ना, इसका मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। क्योंकि हमारे वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। उससे बेटर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका वुड्स रिएक्शन होता है फॉलो करता है रेडिकल मैकेनिज्म को। सबसे पहली चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में आपके पास वुड्स रिएक्शन का थीम पूछा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन को पहचानना, क्योंकि अगर आप रिएक्शन को पहचान ही नहीं पाए आधा कहानी वहीं पे ख़राब हो जाएगा। तो वुड्स का थीम क्या है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, आपके पास सोडियम ओवर ड्राई ईथर होगा, आपके पास सोडियम ओवर ड्राई ईथर होगा। अभी आपको लग रहा होगा भाई ये सब याद कैसे होगा, टेंशन मत लो, आप मेरे साथ बढ़ते रहो, मैं आपको विद प्रैक्टिस अपने आप सब याद करवा दूंगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वुड्स का थीम क्या है, आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा, साथ में आपके पास सोडियम ओवर ड्राई ईथर होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, वुड्स रिएक्शन एक बार आपने पहचान लिया, अगला सवाल आपके मन में आएगा कि मैं वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा। तो अगर आपको वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, दो स्टेप है। पहला स्टेप है रेडिकल फॉर्मेशन,
आपको यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन करना होगा। सेकेंड स्टेप है रेडिकल कपलिंग। बस आपको इन्हीं 2 स्टेप्स का ध्यान रखना है। एक आपको रेडिकल फॉर्मेशन करना है, एक आपको रेडिकल कपलिंग करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लोगे, जो कि आपके पास एक एल्केन होता है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, मुझे टाइम दो, मुझे बस आप 15-20 मिनट दो, मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल चालू करते हैं। देखो आपके पास पहला एग्जाम्पल रहा, यहाँ पे आपके पास CH3Cl है, आपने डाला है सोडियम ओवर ड्राई ईथर। देखो ड्राई ईथर को मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में DE। तो DE का मतलब क्या है? ड्राई ईथर। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात आप क्या देखोगे, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड गिवन है, साथ में आपके पास सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है। जैसे ही आप ये थीम को देखते हो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए वुड्स रिएक्शन आया है। एक बार आपने वुड्स रिएक्शन को पहचान लिया, पहला स्टेप है रेडिकल का फॉर्मेशन। तो रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे करोगे आप? शॉर्टकट सीखो। शॉर्टकट क्या है ना, ये जो आपका कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है इसका आप होमोलिटिक क्लीवेज करोगे। तो अगर मैं इस कोवलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करूंगा क्या होगा? आपको पता है दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल बनाएंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसा करने से क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारे पास CH3 का रेडिकल बनेगा। एक बार आपने रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया, सेकेंड स्टेप होता है रेडिकल कपलिंग। अब अगर आपको रेडिकल कपलिंग करना है तो आपको यहाँ पे 2 रेडिकल चाहिए, तो एक ये रेडिकल होगा और एक और मॉलिक्यूल से इसी का रेडिकल आएगा और इनके बीच में कपलिंग हो जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के जगह पे इथेन आ जाएगा। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो मैंने दिखाया है ना, ये इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं होता है, ये मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ प्रोडक्ट बनाने का। और मेरी बात आप मानो, अगर आप ये अप्रोच सीख जाते हो आपको वुड्स में कभी दिक्कत नहीं आएगा, इवन इन JEE एडवांस। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पूछता है, कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज्म पूछने वाले होते हैं और कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं पूछने वाले होते हैं, ठीक है। बाकी देखो किस्मत खराब हो तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए तो फिर एक तरीका है कि आप बुक में एक एक चीज़ याद कर लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो हमें बेस्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर चलना होता है, राइट। तो मेरी बात मानो, मैं आपको जिन रिएक्शन के मैकेनिज्म बताऊंगा ना, और जहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्वेश्चन बिना मैकेनिज्म के नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में मैं आपको मैकेनिज्म उतना नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उन रिएक्शन के लिए शॉर्टकट सफिशिएंट है, शॉर्टकट से 95 to 98% क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। अब देखो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मानो यहाँ पे हमारे पास C2H5Cl है, हमने यहाँ पे डाला सोडियम ओवर ड्राई ईथर। सबसे पहला स्टेप आपको रिएक्शन को पहचानना पड़ेगा। आपने देखा आपके पास एल्काइल हैलाइड है, साथ में आपके पास सोडियम ओवर ड्राई ईथर है। आपके मन के किसी कोने में आवाज़ आई वुड्स रिएक्शन आया है। एक बार आपने वुड्स रिएक्शन को पहचान लिया, आपको समझ आया आपके पास 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है रेडिकल फॉर्मेशन। वो कैसे होगा? आप इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कराओगे, ठीक है। ऐसा करने से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे इथाइल रेडिकल बनेगा। एक बार आपके पास रेडिकल बन गया, यहाँ पे आपको रेडिकल कपलिंग कराना है, इसके लिए आपको एक और मॉलिक्यूल से यही रेडिकल बनाना पड़ेगा और इनके बीच में कपलिंग हो जाएगी। तो ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन आ जाएगा, C4H10, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मानो आपके पास कुछ ऐसा केस है, ये आपके पास हैलाइड है, आपने डाला है सोडियम ओवर ड्राई ईथर। तो अगर आपको हैलाइड दिखे, अगर आपको सोडियम ओवर ड्राई ईथर दिखे, मन के कोने में आवाज़ आनी चाहिए आपका यहाँ पे वुड्स रिएक्शन आया है।
वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आपको पता है। सबसे पहला काम होगा रेडिकल फॉर्मेशन, वो कैसे होगा, बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करा के। और आपका सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे हो जाएगा रेडिकल कपलिंग। तो सबसे पहले रेडिकल फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये आपका रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे रेडिकल का कपलिंग हो जाएगा। अब देखो जब मैं यहाँ पे रेडिकल का कपलिंग करूँगा ना, तो मुझे ये रेडिकल के कपलिंग करने में दिक्कत आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए, लेकिन आप कहते हो इसका प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए। सवाल है हम दोनों में कौन सही है। तो उसको जानने के लिए याद रखना, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा ना, आपका कभी भी कार्बन ज़्यादा या कम नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके प्रोडक्ट में भी 10 कार्बन रहने चाहिए। अगर आप इस प्रोडक्ट को गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक कार्बन कम है, इसका मतलब ये गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आपके पास 10 कार्बन है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट सही है। इतना आपको समझ आया। आगे की बात करते हैं। देखो मानो आगे हमारे पास ऐसा कुछ केस है, मानो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, मैं डालता हूँ सोडियम ओवर ड्राई ईथर। तो आपको दिखना चाहिए हमारे पास हैलाइड है, साथ में सोडियम ओवर ड्राई ईथर है, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन आया है। 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है रेडिकल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन कर देते हैं। कैसे होगा, हैलोजन को हटा के रेडिकल बनाओ। सेकेंड स्टेप है रेडिकल कपलिंग। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस सुनो। एक तो क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से, आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन अलाउ होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन अलाउ होता है। तो एक यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन हो सकता है। अगर कन्फर्मेशन का मतलब नहीं पता, इतना समझो, इसको सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दिया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। ऐसा करने से ऐसा बन गया। तो देखो यहाँ पे 2 तरीका का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर आपका इसका रेडिकल कपलिंग हो तो यहाँ पे आपके पास सिस एल्कीन बनेगा। अगर आपके इसका हो जाए रेडिकल कपलिंग तो यहाँ पे आपके पास ट्रांस एल्कीन बनेगा। और ये जो हमने रेडिकल कपलिंग किया ये आपका विद इन द मॉलिक्यूल था, यह आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर था, राइट। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रेडिकल कपलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रेडिकल कपलिंग कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में रेडिकल कपलिंग हो जाए। मैं बोलूँगा बिल्कुल हो सकता है। कैसे, ये मॉलिक्यूल आपके पास है, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आए, इनके बीच में कपलिंग हो जाए। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। अगला देखो केस क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना। मानो कुछ ऐसा केस है, यहाँ पे डाला Cl, यहाँ पे डाला Br। अगर यहाँ पे डालेंगे सोडियम ओवर ड्राई ईथर तो आपको पता है आपका रेडिकल बनेगा। यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, इनके बीच में कपलिंग हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखो नंबर 6 की बात करते हैं। अब देखो मानो आपके पास ऐसा कुछ है, अगर आप डालोगे सोडियम ओवर ड्राई ईथर तो यहाँ पे क्या होगा, वापस रेडिकल बनेगा। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर
और एक हमारे पास क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। लेकिन आपको पता है यहाँ पे ये बन जाएगा मेजर और ये बन जाएगा माइनर। आप बोलोगे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अभी पिछले वाले केस में आपने बोला था कि आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर मेजर होता है और इंटर मॉलिक्यूलर माइनर होता है, यहाँ पे उल्टा क्यों कर दिया? मैं बोलूँगा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन रहा है और आपका एंटी एरोमेटिक स्पीशी हाईली अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है नेगेटिव टेम्परेचर पे। ये समझ आया आपको? अब देखो नंबर 7 एग्जाम्पल की बात करते हैं। मानो ऐसा कुछ है, मैं डालूंगा सोडियम ओवर ड्राई ईथर, तो रेडिकल बनेगा ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। तो आपके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और जब आपके पास इस पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जब इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड अवेलेबल था, इन दोनों के बीच में रेडिकल कपलिंग हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। इन दोनों के बीच में रेडिकल कपलिंग हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बेंजीन आ जाएगा। अब देखो इसके अलावा हमारे पास और कुछ केस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास ऐसा कुछ है, इसके ऊपर डाला सोडियम ओवर ड्राई ईथर। अब देखो यहाँ पे ना क्या करता है, कार्बन के ऊपर लेबलिंग कर देते हैं ठीक है। मानो मैंने ये वाले कार्बन को लेबल कर दिया स्टार से। देखो लेबलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेबलिंग आपके रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता, लेबलिंग बस आप करते हो ताकि आप मैकेनिज्म का इस्तेमाल करो और आप यहाँ पे सही आंसर बता पाओ ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ लेबलिंग से फ़र्क क्या पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा, आपने पहचान लिया वुड्स आया है। अच्छा आप कैसे पहचानोगे आपके पास वुड्स रिएक्शन आया है? आपने देखा आपके पास हेलाइड है, साथ में सोडियम ओवर ड्राई ईथर है, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन आया है। ऐसे ही आप इस केस में भी कैसे पहचानोगे वुड्स आया है? क्योंकि हेलाइड था, साथ में सोडियम ओवर ड्राई ईथर था, इसका मतलब वुड्स आया है। सबसे पहला स्टेप होगा रेडिकल फॉर्मेशन, तो आपने रेडिकल फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो आपको पता है आपका रेडिकल यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि आपका पाई बॉन्ड और ये रेडिकल आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो देखो यहाँ पे रेडिकल रेजोनेंस कैसे होगा, मैंने सिखाया था आपको। ये जो पाई बॉन्ड है इसका हो जाएगा होमोलिटिक क्लीवेज, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास रेडिकल रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ पे आपका दूसरा रेडिकल ऐसा बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास दो रेडिकल बन रहे हैं और दो रेडिकल के बीच में तीन टाइप के प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूँगा ध्यान से देखो। एक बार हो सकता है कि ये वाला रेडिकल खुद से ही कपलिंग कर ले, एक बार हो सकता है दूसरा वाला रेडिकल ये जो आपके पास है ये भी खुद से ही कपलिंग कर ले। एक बार ऐसा हो सकता है कि आपका पहला और दूसरा आपस में कपलिंग कर ले। ये तीनों आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। समझ आ रहा है? तो तीनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आप ड्रॉ कर लेना, कुछ नहीं। जब कपलिंग होगा तो इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे जगह का इशू हो रहा है, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं और इसको साइड में बना के दिखा देते हैं ताकि आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत ना लगे, है ना। तो आपके पास यहाँ पे देखो ऐसा कुछ रेडिकल बना है। अब ये रेजोनेंस कैसे करता है, ये जो आपका पाई बॉन्ड है इसका होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। पता नहीं कितना समझ आ रहा है आपको।
देखो अगर आपको समझ आता है मुझे बताया करो चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे स्टार। देखो राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। तो ये हमारे पास केस हो गया। अब देखो ये तो हमने बात की नॉर्मल वुड्स रिएक्शन की, एक हमारे पास थीम आता है मिक्स वुड्स रिएक्शन का। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास CH3Cl है और हमारे पास C2H5Cl है, ये दोनों हमारे पास एक साथ प्रेजेंट है। मैं डालता हूँ सोडियम ओवर ड्राई ईथर, आपको पता है वुड्स रिएक्शन होगा क्योंकि आपके पास हैलाइड है, साथ में सोडियम ओवर ड्राई ईथर है, वुड्स का थीम है। देखो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल बनेगा। यहाँ पे अगेन आपके पास दो टाइप का रेडिकल बनेगा। मैंने आपको बताया था दो टाइप के रेडिकल के बीच में तीन प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होता है। एक क्या कि मिथाइल रेडिकल से कपलिंग कर ले, तो यहाँ पे आपके पास इथेन बनता है। एक क्या हो सकता है आपका इथाइल रेडिकल से कपलिंग कर ले, तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। एक होता है कि मिथाइल रेडिकल इथाइल रेडिकल से कपलिंग कर ले, तो आपका यहाँ पे प्रोपेन बनता है, ठीक है। ये आपके पास तीन टाइप का प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी होता है, तो यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। देखो जब भी आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है तब आपके पास रिएक्शन का पुअर यील्ड होता है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया क्यों था, क्योंकि हम चाहते थे हम यहाँ पे ऑड कार्बन वाला एल्केन बना पाए। जैसे कि इस केस में हमने यहाँ पे एक कार्बन का हैलाइड लिया, साथ में दो कार्बन का हैलाइड लिया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम यहाँ पे तीन कार्बन का एल्केन बना पाए। लेकिन जब हम ऐसा करने गए हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, जिस वजह से रिएक्शन का यील्ड काफ़ी ख़राब हो गया। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि जब भी आप वुड्स रिएक्शन से ऑड एल्केन को बनाने जाओगे तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, जिस वजह से रिएक्शन का यील्ड काफ़ी घट जाएगा। एक और बात आपको दिमाग में रखनी है, वुड्स रिएक्शन से आप कभी भी मीथेन नहीं बना सकते। तो अब तक मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर मैं बात करूंगा वुड्स रिएक्शन का, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता है, साथ में डालता है सोडियम ओवर ड्राई ईथर। ऐसा करने से यहाँ पे हमारे पास एल्केन बनता है, मतलब कि कार्बन डबल हो जाता है। आपको पता है कैसे, पहले रेडिकल बनता है उसके बाद रेडिकल कपलिंग होता है और साथ में आपके पास NaCl बन जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो तब रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम फिटिक रिएक्शन कहेंगे जब आप यहाँ पे अराइल हैलाइड लो। जैसे कि आपने यहाँ पे अराइल हैलाइड लिया, डाला सोडियम ओवर ड्राई ईथर, एकदम सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे बनेगा बायफिनाइल और इसको बोलेंगे फिटिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसे देखो आपके पास एक होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, वुड्स मतलब आपको लेना है एल्काइल हैलाइड, फिटिक मतलब आपको लेना है अराइल हैलाइड और साथ में लेंगे सोडियम ओवर ड्राई ईथर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, देखो फिनाइल आएगा, मिथाइल आएगा, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे टोलुइन बन जाएगा। यार आप लॉजिक और पैटर्न को पकड़ पा रहे हो, इसका रेडिकल बनाओ इसका रेडिकल बनाओ, आपस में कपलिंग कराओ। आपको पता है यहाँ पे आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, यील्ड काफ़ी पुअर होगा।
लेकिन जो आपका मेन प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ आया। ऐसे ही देखो एक हमारे पास फ्रैंकलैंड रिएक्शन होता है। देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी आपका वुड्स जैसा ही होता है, बस यहाँ पे हम मेटल को चेंज कर लेते हैं। जैसे वुड्स रिएक्शन में आपके पास मेटल होता है सोडियम, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आपके पास मेटल होता है जिंक। तो यहाँ पे अगर हम CH3Cl लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे जिंक ना, तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा इथेन ही, सेम प्रोडक्ट बनेगा वुड जैसा, बस आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा ZnCl2, ठीक है। ये समझ आ गया। और ऐसे देखो एक आपके पास होता है उल्मान रिएक्शन। अब ये उल्मान रिएक्शन क्या होता है, देखो उल्मान रिएक्शन आपका एक नेम रिएक्शन हो गया। यहाँ पे आपके पास आइडोबेंजीन होता है, इसको हीट करता है कॉपर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बाइफिनाइल बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास CuI2 बनता है। देखो आप ना परेशान मत होना कि भाई ये बंदा हमें यहाँ पे इतना सारा रिएक्शन लिखवा दे रहा है। देखो ये सारा रिएक्शन ना आपका वुड से सिमिलर है और ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेनली आपका वुड्स रिएक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये सब वुड्स रिएक्शन से सिमिलर रिएक्शन है, जो बस एक बार देख लो, अपने नज़र से निकाल लो। अगर बाय चांस ऐसा कुछ जेईई मेंस में आया तो आप आंसर कर पाओगे, अगर ये आपके एक बार नज़र से निकाल दिया गया है, ठीक है। इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया। ऐसे देखो आपके पास एक और रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंथेसिस, ठीक है। अब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लो या फिर अराइल हैलाइड लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, दोनों में काम होगा। और आप यहाँ पे डालते हो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, तो यहाँ पे ना आपके पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनता है और आपका मैग्नीशियम का इंसर्शन हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे RMgX या फिर कह सकते हो ArMgX बनेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका काम होता है न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना, जैसे कि RMgX में R माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ArMgX में AR माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपकमिंग लेक्चर्स में लेंगे, आज के लेक्चर में ये हमारा थीम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब एक चीज़ सुनो, बहुत इम्पॉर्टेंट एक केस है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री हैलाइड। देखो जब भी आप 3 डिग्री हैलाइड में वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो आपके पास वुड्स रिएक्शन के जगह डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। जिनको नहीं पता है, डिसप्रपोर्शियोनेशन का मतलब होता है आपके पास एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, आपके पास उसी सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। देखो आपने यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड लिया, आपने डाला सोडियम ओवर ड्राईथर, आपको पता है पहले रेडिकल बनेगा। देखो आपने रेडिकल बनाया, अब आप अगर सोचोगे ना ऐसे यहाँ पे कपलिंग हो जाए और ये बन जाए प्रोडक्ट, तो ये अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुअर यील्ड ऑब्टेन होता है। क्योंकि जब ये रेडिकल आपस में कपलिंग करने जाएगा तो ये मिथाइल ग्रुप जो आपके पास है ना, ये इसको प्रॉब्लम कॉज करेंगे, आसानी से कपल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इंस्टेड यहाँ पे क्या होता है, देखो ये आपके पास है, यहाँ पे ऐसा एक और मॉलिक्यूल आएगा। देखो ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, सुनो, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हो जाता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपके पास एल्कीन बन गया और यहाँ पे आपके पास इसको हाइड्रोजन मिल गया। इसका मतलब ही सिंपल, ऐसा कुछ कंपाउंड बन गया।
तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हुआ क्या, ये जो हमारा पहला वाला स्पीशी है इसने रिमूव किया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को रिमूव करने का मतलब है इसका हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरे वाले स्पीशी ने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का मतलब है इसका हो गया रिडक्शन। तो एक ही सब्सटेंस का आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ, उसी का आपके पास रिडक्शन हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपका वुड्स रिएक्शन खत्म होता है, राइट। देखो अगला रिएक्शन आपके पास आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में भी हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। आपको समझ आना चाहिए, जो आपके पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होता है एक टाइप का डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन होता है, और डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब है इसमें रिमूवल होता है CO2 का, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास होता क्या है, समझो। आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसके ऊपर आप कोई भी एक्टिव मेटल डालते हो, जैसे कि मानो सोडियम या फिर पोटेशियम। अब ये एक्टिव मेटल क्या करता है ना, ये एक्टिव मेटल एसिड में से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है H2 गैस के फॉर्मेट में। तो आपको पता है एसिड में आपका ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एक्टिव मेटल क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को H2 गैस के फॉर्मेट में बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे खुद बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और यहाँ पे आपके पास आधा मोल H2 गैस बाहर हो जाएगा, ये आपका बन गया सॉल्ट ऑफ एसिड। उसके बाद जब आपके पास इस सॉल्ट ऑफ एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, ये आपका डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन है, इसका मतलब आपका CO2 गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आधा मोल H2 बाहर होता है, जो भी आपका यहाँ पे काउंटर आयन है जैसे कि Na+ है, उसका बन जाता है हाइड्रो ऑक्साइड, इसका मतलब NaOH। और ये जो आपका बचा हुआ पोर्शन है R वाला, इसका बन जाता है रेडिकल। और आपको पता है रेडिकल मतलब क्या करेगा, आपस में रेडिकल कपलिंग, और यहाँ पे आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका बेसिक थीम होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन का। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया, सबसे पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा, ठीक है। देखो मैकेनिज्म कैसा होगा, आपको पता है यहाँ पे हमारा सारा कहानी किससे होता है, सारा कहानी हमारा चालू होता है सॉल्ट ऑफ एसिड से। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट ऑफ एसिड है, मान लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, इसका मैं करवाता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मेरे पास क्या होगा, देखो अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक भी पढ़ा है, आपको पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास किस में होता है, ये आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है ना। ये आपके पास किस में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। वहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एट एनोड आपके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा ना, ये जो आपका अनायन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखो मैंने आपको बहुत बेसिक बात बहुत पहले ही बता दी थी कि अगर आप अनायन में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो रेडिकल बनता है, उसके बाद जब आप रेडिकल में से वापस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तब जाके कटायन बनेगा। ऐसा मत सोचना कि अगर आप अनायन में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे आपके पास कटायन बन जाएगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा यहाँ पे आपके पास रेडिकल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। अब देखो जैसे ही ये रेडिकल बनेगा, आपको पता है यहाँ से CO2 गैस निकलने का पॉसिबिलिटी है, और जब भी कोई प्रोसेस में गैस रिलीज होता है
तो आपके पास सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है, तो आपका प्रोसेस का फीजिबिलिटी बढ़ता है और आपके प्रोसेस होने का चांसेस इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके पास CO2 गैस निकलने का पॉसिबिलिटी है। तो ये जो आपका बॉन्ड है इसका हो जाएगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आएगा। ऐसा करने से यहाँ से CO2 गैस बाहर हो जाएगा और आपके पास R रेडिकल बनेगा। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे R का रेडिकल बनेगा, आपको पता है जैसा आपके पास इस अनायन के साथ हुआ ऐसा ही आपके पास एक और मॉलिक्यूल के साथ होगा और वहाँ से भी आपके पास रेडिकल आएगा और दोनों रेडिकल आपस में कपलिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एल्केन बनेगा। सवाल है आपके पास कैथोड पे क्या होगा। देखो कैथोड पे आपके पास क्या होता है ना, यहाँ पे आपके पास रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस होगा यहाँ पे, इसके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसका मतलब पानी आपके पास अवेलेबल रहता है। तो होगा क्या, जो आपका पानी होगा वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास OH माइनस बनेगा, साथ में यहाँ पे हाफ ऑफ H2 बनेगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया मैंने ये कैसे लिखा। देखो मैं ना आपको ये शॉर्टकट मोड में समझाता हूँ। देखो पानी जो आपका H2 है इसको आप लिख सकते हो H प्लस और OH माइनस। तो अगर आप H2O को लिखोगे H प्लस और OH माइनस, तो आपका OH माइनस तो एज इट इज़ प्रोडक्ट में आ गया। जो आपका H प्लस था ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कन्वर्ट हो गया H रेडिकल में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब आपका कटायन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब कन्वर्ट होता है रेडिकल में, है कि नहीं। तो यहाँ पे हुआ क्या समझो, मैं ऐसा कह रहा हूँ इस H2O को आप लिख दो H प्लस और OH माइनस। तो बेसिकली ये आपके पास क्या लिखा है, H प्लस प्लस OH माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ लिखा है जो कि ये बना। तो असलियत में हुआ क्या ना, जब हमारे H प्लस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब ये हमारे पास रेडिकल बना और आपको पता है 2H रेडिकल आपस में रेडिकल कपलिंग करके H2 गैस बनाएंगे। अगर आप इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कह सकते हो H रेडिकल आपका कपलिंग करने के बाद आधा मॉलिक्यूल H2 देगा। अब देखो अगर मैं काम करता हूँ, इस रिएक्शन को 1 बोलता हूँ, इस रिएक्शन को 2 बोलता हूँ, और अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, देखना आपका H रेडिकल बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आएगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू हाफ H2। अब आप देखो आपको ये रिएक्शन समझ आ जाएगा। यहाँ पे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसने आपको हाफ H2 दिया और आपका OH माइनस एज इट इज़ आ गया। तो ये आपका रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका Na प्लस है और जो आपका OH माइनस है आपस में कंबाइन करके हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये आपके पास इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म हो गया। लेकिन आपको इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो खाली आपको ना डायरेक्टली ऐसे अप्रोच करना है। आप यहाँ पे कभी भी देखो आपके पास सॉल्ट ऑफ एसिड अवेलेबल है और यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है। एक तो देखो आपके पास सबस्ट्रेट में होगा सॉल्ट ऑफ एसिड, दूसरी बात एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस साफ साफ लिखा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको CO2 ग्रुप को बाहर निकालना है। जो भी आपका यहाँ पे काउंटर आयन है, जैसे कि हमारे केस में K प्लस है, उसका बनाना है हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे 1 मोल CO2 बाहर करते हो तो आपको आधा मोल H2 बाहर करना है। इसका मतलब आप जितना मोल यहाँ पे CO2 बाहर करोगे उसका आधा मोल आपको यहाँ पे H2 बाहर करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे 1 मोल CO2 बाहर किया है तो आप यहाँ पे आधा मोल H2 बाहर करोगे और जो आपका बचा हुआ पोर्शन है जो कि आपका यहाँ पे मिथाइल है उसका रेडिकल बनाओगे और उसका रेडिकल कपलिंग कराओगे, है ना।
तो ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट में इथेन बनेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरी सुनो, आपने देखा था आपके पास वुड्स रिएक्शन में भी रेडिकल बनता था, आपके पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी रेडिकल बनता है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वुड्स रिएक्शन में, वो सभी क्वेश्चन आप वापस से कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी कर सकते हो। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क खाली इतना होगा कि आपके पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो आपका सॉल्ट ऑफ एसिड होगा और आपके रिएजेंट के जगह पे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा होगा, लेकिन वुड्स रिएक्शन में आपका सबस्ट्रेट होगा एल्काइल हैलाइड और आपका रीएजेंट के जगह पे सोडियम ओवर ड्राई ईथर लिखा होगा। ठीक है, नहीं समझ आया? समझाता हूँ। याद है हमने क्वेश्चन किया था ये वाला वुड्स में कि यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, मैं डालूँगा सोडियम ओवर ड्राई ईथर, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास बेंजीन आता था। यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यूजिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे? यहाँ पे आपको दे देगा सॉल्ट ऑफ एसिड, यहाँ पे दे देगा सॉल्ट ऑफ एसिड और एरो के ऊपर लिख देगा इलेक्ट्रोलिसिस। ना कॉन्सेप्ट बदलेगा ना कुछ और बदलेगा, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन। एकदम सेम लॉजिक, खाली यहाँ पे आपका साइड प्रोडक्ट्स बदल जाएगा, खाली आपका यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स बदल जाएगा। तो आपको यहाँ तक का बात समझ आया? अगर आप चाहो तो हम वो सारे क्वेश्चन वापस कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि मुझे देखते तो मैंने यहाँ पे क्या कराया था मुझे याद नहीं है, भूल गया मैं। चलो कुछ क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। मानो पहला केस ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सॉल्ट ऑफ एसिड है, आपने डाला इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, रेडिकल बनेगा। ठीक है, और रेडिकल का यहाँ पे कपलिंग हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मानो ऐसा कुछ केस है, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड, आपने डाला इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको पता है रेडिकल कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपका दो टाइप का कपलिंग पॉसिबल है, एक तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो ऐसा बनेगा, एक आपका इंटर मॉलिक्यूलर, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास हो सकता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको खाली साइड प्रोडक्ट्स को लिखने का तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको CO2 को बाहर निकालना है, जो भी आपका एक्टिव मेटल है उसका आपको हाइड्रोक्साइड बनाना है। जितना मोल CO2 को बाहर करोगे उसका आधा मोल H2 बाहर होगा और आपको बचे हुए चीज़ का रेडिकल बनाना है, रेडिकल कपलिंग करके आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, अब देखो आपका एक होमवर्क है, जितने क्वेश्चन मैंने वहाँ पे लिए थे वुड्स रिएक्शन में, उन सभी क्वेश्चन को आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के थीम में कन्वर्ट करके खुद से आपको उन सब को सॉल्व करना है। समझ आया? जो भी रिएक्शन मैंने वहाँ पे वुड्स के थीम में लिए थे उसको कन्वर्ट करना है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के थीम में और वापस अपने कॉपी में लिखना है और करके मुझे व्हाट्सएप करना है। आप सबको मेरे व्हाट्सएप का एक्सेस होगा मेरे चैनल के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो करना है। अच्छा मुझे बताओ, जो भी आपका वुड्स का थीम था उसको आप कोल्बे के थीम में कन्वर्ट कैसे करोगे? कुछ नहीं, खाली आपको हैलोजन को चेंज कर देना है सॉल्ट ऑफ एसिड से, और आपका रिएजेंट जो सोडियम ओवर ड्राई ईथर था उसको चेंज कर देना है इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा रेडिकल केमिस्ट्री का थीम ख़त्म हुआ। इसके अलावा हमारे पास एक दो और रिएक्शन है जहाँ पे रेडिकल बनता है, लेकिन उसका थीम यहाँ पे सेट नहीं होगा, तो उसका थीम जहाँ पे सेट होगा उसको वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहे तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जाना, वहाँ पे सर्च करना इजी केमिस्ट्री जेईई नीट, आपको मिल जाएगा। हम अपने चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप करा दोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।